अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और हमेशा की तरह एक नया दिन, एक नया आगाज़, और यकीनन ये नया आगाज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कल के क्रिकेट मैच से रिकवर करने के लिए। हम में से कई लोग उम्मीदें लगाए बैठे थे कि इंशाल्लाह ताला ऑस्ट्रेलिया को मात देंगे, लेकिन मिडल ऑफ द प्रोग्राम, मिडल ऑफ द मैच ऐसा कुछ पैंतरा बदला है और गेम बिल्कुल पलट गई हमारे खिलाफ कि कुछ समझ नहीं आया। बहरहाल जी, उस दुख से निकलने के लिए उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा लाइनअप है वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। सबसे पहले बात करना चाहेंगे छोटे बच्चों की, जिनको हम अक्सर ये बताने की कोशिश करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है क्या गलत। इस हवाले से हमारे प्रोग्राम में भी अक्सर गुफ्तगू हुई है कि क्या हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो आज यानी 2019 के चैलेंजेस को अपनाता है और जो दुनिया में इस वक्त हो रहा है उसके लिए और आने वाली दुनिया के लिए इन बच्चों को तैयार कर रहा है, या फिर हम उन पर वही चीज़ें मुसल्लत कर रहे हैं उसी रोटन तरीके से जो हमें सिखाई गई थी। आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा कि उनको वन ऑफ द थिंग्स दे रियली एंजॉय इज़ कलरिंग, और जब वो कलर कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को तो हम उनको टोकते हैं, उनको कहते हैं कि नहीं जी फ़लानी चीज़ में ये वाला रंग भरो तो ज़्यादा बेहतर होगी। जो फूल होता है वो लाल रंग का होता है, आसमान नीले रंग का होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब बच्चा इन रंगों से खेलता है, अपने ही तरीके से चीज़ों को तख्लीक करता है, तो ये क्रिएटिविटी दिस गोज़ अ लॉन्ग वे। आज हमारे प्रोग्राम में इसी क्रिएटिविटी, इसी कलर्स और इनका जिक्र होगा। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सबसे जो बड़ी इंस्पिरेशन है इसी चीज़ की वो हमें नेचर से ही मिलती है। आपके और मेरे ख्याल में दरख्त की छाल को हमेशा भूरे रंग का होना चाहिए, उसके पत्तों को हरे रंग का होना चाहिए, और जो फूल हैं वो रंग बिरंगे होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रेनबो यूकलिप्टस नामी एक दरख्त ऐसा भी है जो बहुत ही रंगीन छाल रखता है, और ऐसा नज़ारा शायद ही आपने पहले देखा हो। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसके हवाले से एक रिपोर्ट। कुदरत के मुख्तलिफ रंग, ये कोई पेंट नहीं बल्कि ये एक दरख्त की छाल है जो निस्फ कुर्रा अर्ज़ पर उगता है। इंडोनेशिया में वाक़े ये दुनिया के सबसे ज्यादा रंगीन तरीन दरख्त है, जिसकी लंबाई तकरीबन 60 मीटर है और इसकी गोलाई तकरीबन 1.8 मीटर है। गर्मियों में इस दरख्त पर हल्के हरे रंग की एक छाल आना शुरू हो जाती है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ रंगों में तब्दील हो जाती है। कहा जाता है कि गर्मियों में इस दरख्त के रंग मजीद निखर कर सामने आते हैं। ये दरख्त सिर्फ इंडोनेशिया ही में नहीं बल्कि फिलिपाइन, पापुआ न्यू गिनेवा समेत दीगर ममालिक में भी पाए जाते हैं। जी जनाब, वैसे तो मुहावरा कुछ यूँ है कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, लेकिन वाकई कुदरत में आपको ऐसे बहुत सारे शाहकार मिलेंगे जो ज़रा आम नौइयत से मुख्तलिफ हैं, और ये हमें इंस्पायर करते हैं कि हम में से हर एक शख्स जो मुनफरिद है वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों को, अपने नज़रिए को, अपने पर्सपेक्टिव को दुनिया में एक अलग ही तरीके से ला सकता है। और यही कुछ करते हैं वो क्रिएटिव्स जो आर्टिजन्स हैं, जो आर्ट से या फिर किसी भी और तरीके से अपने अपने फनपारों से दुनिया में एक तब्दीली लाना चाहते हैं। लेकिन आज जिस तरह के कल हम डिस्कस कर रहे थे हमारे मईशत के प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को, क्या ये मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में कोई अपना किरदार अदा कर सकते हैं? कैन दे बी टर्न इनटू सस्टेनेबल सोशल एंटरप्राइजेस जिनका एक सोशल इम्पैक्ट भी हो, और साथ साथ क्या आप समझते हैं कि ये दुनिया में तब्दीली ला सकते हैं? क्योंकि ये जो फनपारे होते हैं ये एक इंसान की तख्लीक हैं, लेकिन इसकी वजह से कई लोग इंस्पायर भी हो सकते हैं। आज इसी हवाले से बात करेंगे क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान फ्रॉम राइस पाकिस्तान। दिस इज़ अ क्रिएटिव हॉट शॉप। इनफैक्ट इसको कहना चाहिए क्रिएटिव लोगों के लिए एक इंक्यूबेटर है ताकि उनको एक समाजी कारोबार बनाया जा सके। अब जब हम बात करते हैं समाजी कारोबार की तो अक्सर लोग हर ही कारोबार से समाज को या सोसाइटी को फ़ायदा होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम मईशत की धारा में लाना जिनके लिए सिवाय इस सोल्यूशन के लिए शायद मुश्किल होता कि वो अपना ज़रिया रोज़गार उनके पास होता, या जो हुनर उनके पास मौजूद है उसको वो एक सस्टेनेबल बिजनेस कैसे बनाएं। दैट्स वेयर राइस कम्स इन। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान हमेशा राइज करे, लेकिन आज आपकी मुलाकात कराते हैं राइज पाकिस्तान की टीम से। दे बेसिकली अ क्रिएटिव इंक्यूबेटर जो कि दो ऑर्गेनाइजेशंस की पार्टनरशिप से इश्तराक से बना है। दिस इज़ कॉकपिट आर्ट्स इन UK एज वेल एज सीड वेंचर्स इन पाकिस्तान। सीड वेंचर्स के बारे में आप जानते हैं, दे फीचर्ड बिफोर इन माई शो एज वेल। ये लोग काम करते हैं सोशल एंटरप्राइजेस के साथ, यानी एक सोशल एंटरप्राइज ऐसा एक इदारा होता है, एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल होता है, लेकिन उनका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ मुनाफा नहीं है, बल्कि किसी भी सोशल चैलेंज को, किसी भी समाजी इशू को एड्रेस करना है। और उनकी कोशिश होती है कि वो लोग जो साइड एलीज़ में हैं उनको अपने हुनर के ज़रिए, एक ख़ास इंसाइट के ज़रिए उनको भी मेन स्ट्रीम बिज़नेस में लाया जाए। और ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग शराकत है जिसमें इस UK बेस्ड क्रिएटिव इंक्यूबेटर के साथ जब ये कोलैबोरेट कर रहे हैं तो इनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में जो आर्टिजन्स हैं, जो हुनरमंद फ़नकार हैं, उनको ये किसी तरह ये एक 3 महीने का प्रोग्राम है जिसके ज़रिए उनके पास भी वो स्किल्स डेवलप की जा सकें कि अपने बिज़नेस को सस्टेन कर सकें। आपको बताते चलें कि इनकी एप्लीकेशंस ओपन थी और इसके अंदर ये 3 महीने का पहला कोहोर्ट इंशाल्लाह ताला जुलाई में शुरू होगा। लेकिन वो लोग जो ये मिस कर चुके हैं अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल भी दिल बर्दाश्ता ना हो, क्योंकि आप राइज पाकिस्तान के पेज पे जाके या फिर इनको फेसबुक पे ढूंढ के इनके सेकंड कोहोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त तकरीबन शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे खुशामदीद कहना चाहेंगे राइज पाकिस्तान की टीम को जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है सीड वेंचर्स को। हमारे साथ मौजूद हैं शाइस्ता एंड जुनैद। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता, इट्स सो ग्रेट टू हैव यू गाइज हियर। और कल भी हमारी एक मुलाकात थी बिकॉज यू हैव बीन काइंड इनफ टू पुट मी इन द एडवाइजरी बोर्ड फॉर दिस एज वेल एंड इट वाज रियली नाइस टू सिट विद ऑल ऑफ यू। और एक तरह से हम प्लान कर रहे थे कि अब जो कोहोर्ट आने वाला है उनके साथ क्या एक्टिविटीज़ होंगी। अच्छा, अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि वी वर रियली होपिंग टू हैव the head of business incubation at Cockpit Arts UK also on our show today, लेकिन वो हमें स्टूडियो में ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, but I'm so glad that David is able to join us otherwise। तो सबसे पहले welcome to the show, David Crump is here with us, who is the head of business incubation with Cockpit Arts। Welcome to Aaj Pakistan, David। I know this is your first time in Pakistan and you've spent a lot of time with the team at Seed Ventures to put Rise Pakistan together। What is your impression of Pakistan? What is your impression of the applicants that have come so far? Hi Sidra, it's great to be here on Aaj Pakistan, and actually for my first trip to Pakistan in all. So Cockpit is a craft incubator based in London, and we house about 150 craft businesses. And our whole mission is about helping them take their craft skill, which they have, and develop that into a sustainable business. And we've been doing that for about the last 15 or 20 years. Right. What I'm doing here in Pakistan with Seed Ventures is a brand new venture that we're partnering in together. And we're trying to extend that principle of incubation to include people that are not only based in the creative industries, but are also want to develop a positive social impact. And so I'm here today helping with Seed recruit people for our. So they spent the last 2 days interacting with the applicants, and I know the ones who've been shortlisted for the interview came to you. So what was your impression of them? Where do you find them? What are the key skills that you guys will be working on in sort of helping them reach the next level, to level up? Yeah, so we've just had 3 long, intensive but really enjoyable days of interviewing people who have applied to be part of our first cohort for this program. Range of disciplines has been anywhere from traditional crafts like weaving and embroidery right through to some filmmakers. What really stood out for me was the passion that we saw in people and their determination to combine their creative skill. So what I understand, the path stands out, the craft is there, and now you've interviewed them, shortlisted them. What follows now is a 3-month program where they will be working with the team at Seed Ventures, but you will be flying in again for a week-long intensive training, hand-holding. How do you plan that to be spanning out? Yes, as you said, the first part of the program is a 3-month incubation period with the team, with the Seed team here in Pakistan, and then I come in I believe it's September, and we'll have an intensive week with the group that really will show to us and to them what they've learnt over the previous 3 months. What we hope from the program, what we expect from the program, is that the applicants go away more fully equipped to really develop a sustainable business that can both
be creative and deliver positive social impact. True. And we'll also have the learning to be better equipped for the second cohort, and we'll be recruiting for that group straight afterwards. Wonderful. Tell me one thing, because this is your specialty. This is what Cockpit Arts does for, you know, for its being in UK. What, in your opinion, is the future? Is the scope of these creative enterprises and becoming mainstream in the overall economy? Do you think that they can have a major chunk, they can plug in and really bring about a big turnaround? Yeah, that's a really hot topic at the moment, and Shaista probably could talk more to the situation here in Pakistan. But in the UK, what we've been talking about for several years now is how creative industries are actually the engine room of the economy. We have the fastest growth, we employ more people relatively than most other sectors, and we're buoyant year on year. So we're certainly seeing policymakers and entrepreneurs recognising that and understanding that they really need to develop the creative industries further, which is really exciting. Thank you so much, David, for joining us this morning. It was a pleasure to have you here, and indeed we look forward to speaking with the team and to inshallah take this project forward. So once again, welcome Shaista and Junaid. जो बात यहाँ पे हो रही थी तख्लीकी सलाहियतें, लोगों को ऐसा लगता था कि हम अभी भी अगर कोई फ़नकार है, किसी का कोई हुनर है, तो ये शख्स अपने पैशन के लिए काम करता है, उसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पे देखना कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक गैप है। उसमें लोग कहते हैं कि जी इनका पैशन क्योंकि अपने काम से मुंसलिक होता है, वो उसका बिजनेस मॉडल नहीं बना पाते। आपने अभी तक क्या ऑब्जर्व किया है व्हेन यू हैड दीज इंटरव्यूज़? सो वी नोटिस्ड के जो हमारे पास पूल ऑफ एप्लीकेंट्स आए थे सारे क्रिएटिव लोग थे। आई मीन we were very overwhelmed and very humbled by the passion and the talent that walked into the room। मगर बात वो यही आ जाती है कि एक आर्टिस्टिक इंसान जो होता है और एक क्रिएटिव जो होता है उसका सारा पैशन उसके स्किल और उसकी क्राफ्ट की तरफ होती है। यू नो, मैनेजिंग एंड टर्निंग इट इनटू एन एंटरप्राइज एंड मेकिंग मनी आउट ऑफ इट इज प्रोबेबली द लास्ट थिंग ऑन देयर माइंड। एंड यूजुअली व्हेन वी लुक एट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, उनकी भी फोकस ये होती है कि स्किल, टेक्निकल स्किल डेवलप की जाए। सो entrepreneurial development या उसको enterprise में change करना is a challenge, and we had people who walked into the room who were very proud of what they were doing, but they did not know कि अब इसको किस direction में लेके जाना है। अच्छा, मुझे याद है क्योंकि सीड वेंचर्स एक स्कूल में भी इसी तरह का द बिगेस्ट सोशल एंटरप्राइज स्कूल चैलेंज भी ये लोग कंडक्ट करते हैं, और उसमें भी आप अगर 15-16 साल के बच्चों में देखें तो यही स्किल सबसे ज़्यादा जुनीद क्वेश्चन करनी पड़ती है कि अच्छा आइडिया बहुत अच्छा है, बताओ कितने पैसे इन्वेस्ट करोगे, इसमें से पैसे बनेंगे कैसे, कैसे प्रॉफिट को दोबारा री इन्वेस्ट करोगे। वो मैथ्स भी करा लो तब भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉबेबली हमने को प्रायोरिटाइज नहीं किया। लेकिन आप मुझे बताइए कि अक्सर एक तसव्वुर है कि क्रिएटिव लोग जो होते हैं, जिनका जहन तख्लीकी है, जो फ़नकार बिरादरी है हमारी, वो दे डोंट पे हीड टू अ लॉट ऑफ एडवाइस, और ख़ास तौर पे ये पैसे, रुपये, बिजनेस की बातें उनको समझ नहीं आती। आपके एक्सपीरियंस में आपने यही पाया? बिल्कुल, एंड आई थिंक जो आपने प्रोग्राम जिसका जिक्र किया एंटरप्राइज चैलेंज पाकिस्तान, आई थिंक द अपॉर्चुनिटी द किड्स गॉट एंड जिस एरिया से बच्चे बिलोंग करते हैं और जहाँ से उन्होंने दे केम अबाउट इट, दे हैड दैट एक्सपोजर थ्रू द प्रोग्राम, एंड आई थिंक बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में जो इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिस वजह से दे कैन शो। आई थिंक राइज इज़ वन ऑफ दोज प्रोग्राम्स फॉर creative industries, so and it's a first of its kind social incubator. What I really like about it, और जिस वक्त मैंने हामी भरी जब आप लोगों ने मुझे कहा कि become a part of it, कि हमारे मुल्क में इस वक्त आप बहुत ज़्यादा टेक इंक्यूबेटर्स देखेंगे, यानी जो IT प्रोफेशनल्स हैं उनको कहा जाता है कि आप एक ऐप बनाइए या कोई प्रोग्राम बनाइए और उसके तहत आप उसको एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं और क्रिएटिव्स में सिर्फ और सिर्फ आर्टिजन्स, पेंटर्स नहीं इंक्लूड होते, जितनी आपकी क्रिएटिव एक तरह से एक्सप्रेशंस हो सकती हैं, इसमें वो तमाम लोग आते हैं। इसमें फैशन आ जाता है, इसके अंदर अपैरल्स आ जाते हैं, क्राफ्ट्स आ जाते हैं, इवन ब्यूटी बिजनेस आई वुड अस्यूम शायस्ता, gastronomy as well, you know. Really? Yes. अच्छा, so if somebody is a great home chef और उनको लगता है कि वो कोई एक अच्छा सा बिजनेस मॉडल बना सकती हैं, उन लोगों को, और कभी कभार कुछ क्यूजीन्स डाई आउट कर रही हैं। आप ये देखें कि वो जो डाइवर्सिटी पहले हमें नजर आती थी, शायद वो हमने सारों को बर्गर पिज्जा पे लगा दिया है, तो आप अगर चाहें तो उसका भी मॉडल बना सकते हैं।
अ लिटिल अबाउट राइस, आप इनकी साइट पे जाके इस कोहोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 महीने का प्रोग्राम है जिसमें आपको कम से कम हफ्ते में 3 दफ़ा इनके साथ बैठना पड़ेगा। 3 या 4 घंटे का सेशन होता है। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी वैल्यूबल। और साथ में अक्सर लोग पूछते हैं ना कि भाई फिर आगे क्या होगा, तो आगे ये होगा कि दे विल पुट टुगेदर एन एग्जीबिशन जिसके अंदर जो इनके साथ इनक्यूबेटीज चले हैं उनको अपना क्राफ्ट, अपना काम एग्जिबिट करने का मौका मिलेगा। पोटेंशियल फंडिंग के साथ आप उनको कनेक्ट करेंगे और इसमें से जो 2 बेस्ट आइडियाज़ होंगे वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली यूके भी जाएंगे। तो आर यू एक्साइटेड अबाउट दैट? वेरी, वी आर वेरी, इट वाज David और मेरा interaction for a lot of time when we were doing the project planning was on Skype. And हम सबसे पहले DICE week के लिए मिले in London इस दफ़ा. So now that he's here in Pakistan and we started interviewing and the whole team got together, the project came to life. So we're absolutely excited कि इसके outcomes क्या होंगे और हम कितने लोगों की सलाहियत बढ़ा सकेंगे, you know, maybe increase, help them employ other people. अच्छा, my last question, जो हम कल बड़ी एक इंटरेस्टिंग गुफ्तगू पे पहुंचे कि जब इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया लोगों को कि वो आएँ और इंटरव्यू दें और उसके बाद इंटरव्यू के बाद वो फाइनली सेलेक्ट होंगे, तो इन्होंने 50-50 का जेंडर रेशो रखा। यानी जो लोग शॉर्टलिस्ट किए गए उसमें ख़वातीन भी थे और मर्द भी थे, यानी लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल थे। लेकिन जब इंटरव्यू पे बारी पहुंची, वो जो पहला फिल्टर था वहीं बहुत सारी ख़वातीन बैक ऑफ कर गई। Why was that, Junaid? What happened? Well, I was appointed myself because उससे पहले ही मैंने जो है confirm करी थे interviews and in the end I got messages and calls saying, you know, due to personal issues, due to unforeseen circumstances, but it seemed and it turned out to be all women. तो वही मैंने शाइस्ता से भी यही शेयर किया। मैंने कहा they just, you know, in the end इन्होंने सब ने मना कर दिया all of a sudden. लेकिन अच्छी बात ये है जुनैद, जो मुझे पता चला कि जो लड़कियां पहुंची, यानी यस देयर वर सम हु बैक्ड ऑफ और उनकी अपनी सर्कमस्टांसेस थे एंड वी होप दैट दे फाइंड अ वे ऑफ कमिंग बैक, लेकिन जो पहुंचे वो they were ace. Yes, they scored really well. Their ideas, they had really done their homework. उनको inside out अपने, और उनको ये भी पता था कि किस डायरेक्शन में उन्होंने उसको लेके जाना है। जबरदस्त। You know, turning up on time for an interview shows half your commitment to the program. Brilliant. And they were there and you know they'd done their homework. So Shaisa, what are the last words you want to leave my viewers with? क्योंकि इस कोहोर्ट का अब आप मेरे ख्याल में you're in the phase कि आप उनको वो congratulations you've been selected वाला लेटर भेजने वाले हैं। अगले के लिए कौन लोग अप्लाई करें और उनको आप क्या कहना चाहेंगे? For the people who were unable to make it to this first cohort, please apply to the second cohort. That will be, we will be starting in mid-December. Apply करें. Don't let your ideas sit on the shelf. Experiment with them. Try and turn them into enterprises. Do your homework. Turn up. अच्छा, और मैं लोगों को ये भी बताती चलूँ, थोड़ी सी शेमलेस सेल्फ प्रमोशन भी हो जाएगी, लेकिन इसके एडवाइजरी बोर्ड में जी पाकिस्तान से एस डायरेक्टर असदुल हक शामिल हैं, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फोरमोस्ट फैशन डिज़ाइनर्स आई नो शायान मलिक इज़ देयर, इसके अलावा YBQ इज़ देयर, फराज खान इज़ देयर एंड योर्स ट्रूली इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। अब हमसे ये क्या काम लेने वाले हैं, बट वी आर देयर एज मेंटर्स एंड वी वुड लव टू यू नो एक्सटेंड मोर सपोर्ट टू द प्रोग्राम। सो थैंक यू शाइसा, थैंक यू जुनैद फॉर बीइंग हियर, विशिंग द फर्स्ट कोहोर्ट द वेरी बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप क्रिएटिव और आप समझते हैं कि आपका आइडिया दुनिया में तहलका मचा सकता है और एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, राइस पाकिस्तान के पेज पे जाएं और ज़रूर अप्लाई करें। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और इस वक्त तमाम ही ख़वातीन और लड़कियां मेरे ख़्याल में इस अजीब सी कश्मकश में हैं जो मेरे ख़्याल में हम सब फेस कर रहे हैं कि हमने जो मेहंदी ईद पे लगाई थी वो आहिस्ता आहिस्ता जा रही है एंड इट्स रियली इरिटेटिंग बिकॉज गर्मी भी है, ड्राइनेस भी है, कुछ अजीब सा मौसम भी चल रहा है। लेकिन इसके अलावा क्या ख़बरें हैं, लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक एट दैट। आज की प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं विद आज इन फोकस। लेट्स टेक अ लुक। वैसे तो जी मौसम गर्म है, लेकिन लगता है कि सियासी पस मंज़र में जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे, गिरफ्तारियां भी अमल में आ रही हैं और साथ साथ एक टेम्परेचर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जून के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का ऐलान मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया है, लेकिन साथ ही साथ जो लोगों का रिएक्शन था टूवर्ड्स द बजट, अब वो कुछ सेटल होने लगा है। मेरे ख्याल में लोगों को ये एक तरह से इदराक हो ही गया है कि टैक्स देने से अब वो चूक नहीं सकते और उनके जो बेनामी असासे हैं उनको ज़रूर डिक्लेयर करने पड़े।
पड़ेंगे। हमारे यहाँ अक्सर ये रविश पाई जाती है कि हम इन चीज़ों को, इन चेंजेस को लाना तो चाहते हैं, लेकिन अगर ये मेरे इंटरेस्ट को, हमारे अपने इंटरेस्ट को हर्ट करती है तो हम एक उस पर शदीद रद्द अमल देखते हैं। और यही वजह है कि अशराफिया जो सरमायादार लोग हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद दिस इज़ टू क्लोज टू होम। अब देखना यह है कि हुकूमत की जो रिट है और उनका जो रिजॉल्व है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का, वो किस हद तक साथ दे पाएगा उनका इस अमल में। लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। और अब जी थोड़ा सा हम अपने दुख दर्द का भी बात कर लेते हैं। कल जिस तरह के पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच था क्रिकेट वर्ल्ड कप में, उम्मीद तो ये थी कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ये मैच जीतेगा। जी जनाब, खेल तो खेल है और जिस तरह के हम कहते हैं तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, लेकिन इसमें अहम बात यह है कि खेल खेल होता है जी, और हम एक ज़बरदस्त खेल देखने के का शौक़ तो ज़रूर रखते हैं और कोशिश यही होती है कि ठीक है जी, कांटे का मुकाबला बेशक हो लेकिन आपकी एफ़र्ट पूरी नज़र आनी चाहिए। जिस तरह हमारा बैटिंग ऑर्डर मेरे ख्याल में पूरा का पूरा ढेर हुआ, उसमें हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये फीलिंग हमें ज़रूर आई कि हम अंडर प्रेशर आ जाते हैं। और शायद पाकिस्तान के मैच से पहले उनको एक वार्निंग चलानी चाहिए कि कमज़ोर दिल के अफराद ये मैच बिल्कुल ना देखें, या देखें तो अपने रिस्क पर देखें। लेकिन जी कुछ आवाज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें सूट डाउन करती हैं, और अक्सर ये आवाज़ जब हमारे कानों में पड़ती है तो हमें फेमिलियरिटी का भी एहसास होता है और हमें ऐसा लगता है कि ऑल इज़ वेल। आपके लिए हो सकता है थोड़ी सी उलझन का बायस बनता हो अगर आप अपने किसी घर वाले को कॉल करें और उनका फ़ोन काफ़ी देर तक बिज़ी आ रहा हो और आपको सुनने में मिले कि आपका मतलूबा नंबर फ़िलहाल मसरूफ़ है। ख़वातीन को ये आवाज़ बहुत बुरी लगती है, लेकिन मुझे ये आवाज़ क्वालिटी बहुत प्यारी लगती है। और आप किसी भी कॉलिंग सेंटर में अगर कॉल करें, चाहे वो बैंक हो, चाहे आपका टेलीफोन हो, ये जो आवाज़ आती है इसके पीछे जो शख्सियत है, आज हम आपको इनसे मिलाते हैं। हमारे साथ मौजूद है फ़रीन मलिक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। आपको बुरा तो नहीं लगा? मैंने कहा कि लोगों को ये बुरा लगता है जब आपका ये मैसेज मुझे उसके बाद जो आपने कहा वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक जितने लोगों से मेरी बात हुई है किसी ने भी इस तरीके से नहीं देखा। थैंक यू सो मच फ़रीन। आपकी आवाज़ ना जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि अपनी अपनी सी लगती है, बिकॉज हम एक तो इतने अरसे से सुन रहे हैं और दूसरा ये भी कि इट्स वन ऑफ दोज वेरी पाकिस्तानी थिंग्स। इतनी खूबसूरत मिठास के साथ उर्दू और फिर वही बात अंग्रेज़ी में जब आप कहती हैं। वैसे मुझे ये बताएं कि हाउ डिड यू बिकम द वॉइस ऑफ all the teleprompters? ये इत्तेफाक है। सीरियसली हुआ ये था कि एक जगह पे वॉइस ओवर आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट थी और उनको हायरिंग करनी थी, और जिनकी जगह मुझे रखना था वो खातून जा रही थी। अच्छा। मुल्क से बाहर, और बिल्कुल फ्रेश, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने स्टार्ट करने के साथ साथ मुझे उन्होंने प्रॉपर्ली सिखाया है, बिकॉज उनको ये सिर्फ आवाज़ समझ आ रही थी, बाकी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना उर्दू ना अंग्रेज़ी, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। इस तरीके से यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया और उसके बाद करते रहे। अच्छा, मुझे ये बताइए कुछ, सबसे पहले अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं कि वो हमारे पास जो वायरल क्लिप मौजूद है, हमने ये आवाज़ से तो हम बड़े फेमिलियर थे, बट वी डिड नॉट नो कि ये आवाज़ फ़रहीन की आवाज़ है। तो अभी हाल ही में इनका एक इंटरव्यू हुआ, मेरे ख्याल में एक रेडियो इंटरव्यू था, और उसके बाद द पर्सन बिकेम सच अ स्टार और लोगों ने फाइनली इनको चेहरे से भी पहचानना शुरू किया। आइए सबसे पहले आपको वो क्लिप दिखाते हैं, फिर मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं फ़रहीन के लिए। जी जनाब, फ़रहीन की आवाज़ से अब आप वाकिफ़ होंगे, आंखें बंद करके ज़रा सुने इन्हें, तो वही आवाज़ है ये बिल्कुल। फ़रहीन, ये आपका अपना शो है, यू आर एट FM 105 जी, और आपका शो आता है, और ये उसी में से जिनको इन्होंने गेस्ट बुलाया था, उन्होंने एक अपनी यादगार के तौर पे इनसे ये ज़रा सी बात की और ये वायरल हो गई। लेकिन फ़रहीन, मुझे ये बताएं, जिस तरह आपने कहा कि बिल्कुल शुरुआत थी और आप यू वर नॉट ट्रेन्ड इन दैट, सबसे ज़्यादा एक होता है ना, आपको खुद कभी कभार, मैं भी ख़बरें पढ़ रही होती तो कोई जुमला या कोई बात बड़ी खुद को चुभती है, अजीब सी लगती है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रिकॉर्डिंग कौन सी थी? सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रिकॉर्डिंग ये जो आपको अजीब सी लगी, मुझे लगता है अब ड्रामा वाली, मुझे लगता है कि वो कुछ अजीब सी, जिसमें कहानी डिफिकल्ट लगती है। अब क्या करेगी अना? वो बस आप उस चीज़ में इतनी वेरिएशंस होती हैं, फिर उसके बाद आप उस चीज़ को जब डिलीवर कर रहे होते हैं तो वो बहुत मुश्किल लगता है। बट जब एक की आवाज़ पे आपकी कमांड आ जाए, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता है और मुझे बहुत बुरी लगती है ये चीज़। और मुझे जहाँ लोग दिखते हैं कि मैं हर जगह बंदों को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देती हूँ कि यार तुम नाक से बात कर रहे हो या नाक से बात कर रही हो, नहीं तुम्हें यहाँ से बात करना चाहिए, इस तरीके से बोलना चाहिए। थ्रो ऐसा करो। एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके बात करने के तरीके से। सो
मुझे लगता है कि आपको इस सारी चीज़ों पे भी मेहनत करनी चाहिए। फरीन, गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा? मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो घर में अगर कभी गुस्से में बहन भाइयों से, अम्मी से थोड़ी अगर ऊंची आवाज़ में करो तो कभी ये ताना सुनने को मिला है? वैसे तो इतनी प्यारी आवाज़ है तुम्हारी, ये घर वाली आवाज़ कोई सुन ले तो लोगों को पता चले। या जब मैं छोटी थी ना तो मैं इतना मुझे कहते थे वो भंडारी आवाज़ नहीं होती, मतलब मैं ऐसे रोती थी कि लोग पनाह मांगते थे कि यार अल्लाह का वास्ता चुप। सीरियसली अब भी मैं अगर रोती हूँ तो लिटरली सारे घर वाले बैठ के परेशान होते हैं, यार क्या हो गया, कौन फौत हो गया, मतलब क्या करना है। अच्छा, मतलब मुझे सारे इस तरह से कुछ है कि मुझे जो लोग फौत हुए होते हैं या जो लोग मेरी ज़िंदगी से चले गए होते हैं वो मुझे अचानक से याद आना शुरू हो जाते हैं और एक दिन मैं बैठ के वैसे ही रोना शुरू कर देती हूँ। तो बचपन में मेरी आवाज़ बहुत बॉन्डी थी और बहुत ड्रॉनी सी थी, लोग डरते थे मेरी आवाज़ से। तो डिस्कवर कैसे हुई फरीन? डिस्कवर ऐसे हुई कि मैंने 105 कोयटा से स्टार्ट लिया था। अच्छा। और 105 कोयटा पे हायरिंग हो रही थी, उनको आवाज़ें चाहिए थी। सो आपको पता है कोयटा में इतना ज़्यादा आपका एक्सेंट उर्दू इतनी क्लियर होना इतना आसान नहीं होता। सो मैं ऑब्वियसली बचपन से ही उर्दू स्पीकिंग एक फैमिली में पैदा हुई। सो मेरा एक्सेंट सही था, उनको फ़ौरन से ऑन एयर करना था और उन्होंने मुझे ऑन एयर कर दिया और कोई ऑडिशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और मैं कोयटा की फ़र्स्ट ऑन एयर वॉइस भी हो गई थी 105 कोयटा की। सो फिर उसके बाद मैं कराची शिफ्ट हुई क्योंकि मुझे अपनी ग्रेजुएशन यहाँ से करनी थी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में मैंने ग्रेजुएशन की है। सो यू वर बोर्न एंड रेज्ड इन कोयटा? अच्छा। सो फिर उसके बाद यहाँ मैंने रेडियो स्टार्ट किया। फिर मेरे साथ जो लोग काम करते थे, परवेज़ बशीर, सलीम हसन, इन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि क्यों नहीं तुम रेडियो, कब तक रेडियो, आगे भी कुछ करना चाहिए। मुझे पता ही नहीं था ये वॉइस आर्टिस्ट ना, आप ये जो फॉरेन कंटेंट आता है जो उर्दू में डब हो रहा होता है वो भी आप करते हो? मोस्टली। और उसमें आप लीड और सेकंड टू लीड जो आप सुनते हैं, बल्कि मैंने एक दो ड्रामे इस तरीके से भी किए हैं कि एक बुढ़ी दादी अम्मा 70-80 साल की और दूसरी हीरोइन, दोनों का आपस में डायलॉग भी हो रहा है और वो दोनों मैंने किए। दोनों आपने किए? दोनों मैंने किए। अच्छा, जब ये ना किसी एजेड इंसान को प्ले करना होता है तो उसकी आवाज़ में क्या फ़र्क आ जाता है? अगर हमारे व्यूअर्स देखना चाहें, समझना चाहें कि एक ही आर्टिस्ट, एक यंग पर्सन भी एक्ट कर सकता है और जाहिर सी बात है एक बुजुर्ग हस्ती की आवाज़ को भी मैं कोशिश करती हूँ। अगर वो हीरोइन प्ले कर रहा है तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने सोचा भी कैसे? और अगर दादियाँ मैं तो मुझे ऑब्वियसली गर्दन अपनी पकड़नी पड़ेगी। बेटा मैंने तुमसे कब से कहा था तुम ऐसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। वाह, ये वेरिएशन आप जरा चेक करें। लेकिन इसके लिए क्या ये ऑब्जर्वेशन है या बाकायदा इसका क्रेडिट दोगी फरीन किसी को ट्रेन करने में, लाइक आपको बताते रहे हैं लोग? मुझे लगता है ऑब्जर्वेशन है और अच्छा। साथ साथ बहुत सारे लोगों का, मैंने देन अगेन वही बात है, परवेज़ बशीर, सलीम हसन, मेरे साथ जो मेरी टीम काम करती है, क्योंकि मैं 3-4 जगहों के कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, सो वहाँ के सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं मुझ पे। बट अब मैं बहुत ज़्यादा बॉसी सी हो गई हूँ और अब आप दीवा बन गई हैं। क्योंकि कमांड आपकी जब आ जाती है आवाज़ पे तो फिर उसके बाद आप को लगता है कि आप सही बोल रहे हैं। अच्छा फरीन, अभी हाल ही में जिस तरह हम देख रहे हैं कि लोग ये बात कर रहे हैं कि टैक्सेस अब सबको देने पड़ेंगे और ये अपील हम फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफिस भी आ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी अपने खिताब में ये कहा और मुझे पता चला है कि उसका भी मैसेज आपने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कराया जो लोगों को ये तनबीह करता है, ये अपील करता है कि दे नीड टू पे देयर टैक्सेस। वो अगर हमारे व्यूअर्स के लिए मोहसिन सारिफ, अभी मेरा गला बहुत सारे दिनों से बैठा हुआ है, लोगों को पता है, बट ओके आई विल ट्राई। मोहसिन सारिफ, आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने टैक्सेस जल्द अज जल्द अदा कीजिए। शुक्रिया। ज़बरदस्त, अपने टैक्सेस जल्द अज जल्द अदा कीजिए, ये फरहीन की आवाज़ में। लेकिन ये रिमाइंडर और ये वंस अगेन हम यहाँ से रीटरेट स्टे करना चाहते थे कि टैक्सेस पे करना हमारा कौमी फ़र्ज़ भी है। हम कब तक इस बात पे ब्लेम करते रहेंगे कि हमारे सिस्टम सही नहीं हैं, रोड्स टूटी हुई हैं, हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया। जब तक हमारे हुकूमत के पास वो पैसे कलेक्ट नहीं होंगे ये तमाम काम नहीं हो सकते। और अभी मैं कल या परसों न्यूज़ देख रही थी, उसमें बता रहे थे कि जब आपको इतनी आसानियाँ दी गई उसके बावजूद किसी एक बंदे ने भी टैक्स पे नहीं किया। हाँ, तो पीपल आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड लाइक दैट। फरीन, अपने इर्द गिर्द जब लोगों को देखती हो, नाउ यू हैड अ होल जर्नी, कोयटा से आपने शुरुआत की, बाय चांस आपकी शुरुआत हुई, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक यू हैव रीच्ड अ पॉइंट। व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर फरहीन मलिक? ये मैं भी सोचती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में
सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जो मुझे लगता था कि मुझे यहाँ पहुँचना है, वो सब मैं कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मुझे लगता है कि इंटरनेशनली मुझे कुछ चीज़ों पे, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। अपना पॉडकास्ट, कोई अपनी चीज़ प्लान कर रही हो? मैं अपनी चीज़ बिल्कुल प्लान कर रही हूँ। मुझे सड़कों पे, मुझे जानवरों से बहुत लगाव है और मुझे जानवरों के लिए बहुत दर्द फील होता है। और अगर मैं घर में नहीं हूँ और काम पे नहीं हूँ तो मैं सड़क पे जानवरों के साथ होंगी, ये सबको पता है। सो मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ, एक फाउंडेशन बना रही हूँ, उस पर काम हो रहा है और विद इन अ मंथ होपफुली इंशाल्लाह वी विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। लेकिन जो हमने शुरू में बिल्कुल बात की थी कि जी कई ख़वातीन को इस बात से ये जो मैसेज आता है ना, जब वो अपना मतलूबा नंबर मिला रही होती है और वो मतलूबा नंबर बिजी होता है, तो नाउ दे नीड अ फेस। ताकि मुझे लगता है कि आपकी जो खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ अगर आप ये बात कहेंगी ना तो ज़रा हज़म आसानी से हो जाएगी। ओके आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ़ है, बराए मेहरबानी इंतज़ार कीजिए। द नंबर यू हैव डायल्ड इज़ ऑन अनदर कॉल, प्लीज़ वेट और प्लीज़ ट्राई लेटर। ये अब हम उम्मीद करते हैं कि आपका मतलूबा नंबर आपको हमेशा मिल जाए। थैंक यू सो मच फरीन फॉर बीइंग हियर एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। और वाकई जो आपने अपने लिए पैशन प्रोजेक्ट पिक किया है, आई बिलीव कि उस पर काम करना वाकई बहुत ज़रूरी है। अगर हम दुनिया के तहजीब याफ्ता ममालिक की तरफ देखें तो वहाँ पर जो स्ट्रे एनिमल्स भी होते हैं, जो सड़कों पर आपको बिल्ली या कुत्ते या इस तरह के जानवर नज़र आते हैं, उनके लिए भी शेल्टर होम्स बनाए जाते हैं। या अगर सर्दी बहुत है तो उनके लिए बाहर लोग ब्लैंकेट्स रख देते हैं, खाना रखते हैं, वो लोग उठा के ले जाते हैं। मतलब अनफॉर्चुनेट बात है। और ये ना वो भी चलें, ज़रूरत है किसी ना किसी के काम आ रहा है, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि हमारे यहाँ जिस बेदर्दी से अक्सर आप इनको ख़त्म ही कर देते हैं, इनको पॉइजन कर देते हैं ताकि ये आपको नुकसान ना पहुँचाएं। आई थिंक दैट्स एन एरिया वी नीड टू लुक एट। वंस अगेन फरीन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मिलो पाकिस्तान में आज हमने आपसे मुलाकात कराई फरहीन मलिक से, हु इज़ द वॉइस ऑफ पाकिस्तान इन मैनी वेज। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन आज का जो हमारा बिग डिस्कशन टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब हम एहतसाब की बात करें या हम बजट की बात करें, किसी की भी पॉलिसीज़ को, किसी भी काम को अगर हम एनालाइज़ करने की कोशिश करें कि किसी ने कोई डिसीजन क्यों लिया था, खुसूसन अगर हम पॉलिसी मेकर्स की बात करते हैं, सियासतदानों की बात करते हैं, तो बजाय इसके कि वो अपनी कारकर्दगी के हवाले से जवाब दें, वो हमेशा उंगली उठा के दूसरे की तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि क्या बताइए फ़लानी जगह पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, क्या पिछली हुकूमत ने ये काम सही कर दिया था। अगर आप देखें तो एक तवातुर के साथ हमें ये नज़र आता है कि पहला साल हुकूमत का हम अक्सर देखते आए हैं कि हुकूमतें ब्लेम गेम में पड़ जाती हैं और ये बताती हुई नज़र आती हैं कि हमने तो ये सारा का सारा क्राइसिस, ये सारा जो झमेला है वो इनहेरिट किया है और इसको सही करने में हमें वक्त लगेगा। सवाल ये पैदा होता है कि फ्रॉम द मैक्रो लेवल डाउन टू द माइक्रो लेवल हम यही कुछ करते आए हैं। अगर आप किसी घर ही की मिसाल ले लीजिए, अगर सारे बहन भाइयों में से किसी एक को डांट पड़ रही होती है तो उसकी भी दुहाई यही होती है कि बाकियों को भी तो नज़र डाल लीजिए, उन्होंने भी यही काम किया हुआ है, क्या वजह है कि उनको डांट नहीं पड़ रही। सो व्हाई डू वी हैव दिस फिनोमेना ऑफ ब्लेम शिफ्टिंग एंड फिंगर पॉइंटिंग इन आवर सोसाइटी, इस पर बात करेंगे जी। और क्योंकि इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर हमने नज़र डालनी है तो वी हैव अ वेरी डाइवर्स बट अ वेरी प्रोमिनेंट पैनल है विद अस। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की दुनिया सहाफ़त का एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम। इन्होंने मुख्तलिफ अदवार में रिपोर्टिंग की है, चाहे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स हों, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग हो। मज़हर अब्बास साहब हैज़ बिन द वॉइस ऑफ रीज़न फॉर मैनी। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब फॉर बीइंग हियर एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं नीलम नाज, माहिर नफ्सियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी यहाँ मौजूद होने का। इंसानी जहन में क्या चल रहा होता है जब हम अपना जो ब्लेम है वो कहीं और पास कर रहे होते हैं, क्या ये हमारी फाइट और फ्लाइट मोड है, सर्वाइवल मोड है, ये हम आपसे जानेंगे। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन सलमा ज़फ़र भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेट करती हैं अपनी बातों से और ऑब्जर्व करती हैं ह्यूमन बिहेवियर्स को। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। मज़हर साहब, बड़े अरसे बाद आपके साथ एक बैठक हो रही है, तो ज़रा सियासी मंजरनामे में जो कभी ईंट से ईंट बजाने की बात कोई कर रहा है, कोई धज्जियाँ बिखेरने की बात कर रहा है, ये सिर्फ ब्लेम शिफ्टिंग है या आप समझते हैं कि इसमें कोई और भी वज़न है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे यहाँ एक जनरली हमारी सोसाइटी में परसेप्शन रियलिटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आप किसी के बारे में एक परसेप्शन बिल्ड कर लें तो लोग उसकी तफसीलात में नहीं जाते हैं। लोग इस पे नहीं जाते कि ये अभी इल्ज़ाम है। सही।
और हम इल्ज़ाम को सच समझ बैठते हैं, और ये जनरली है। यानी मुल्जिम और मुजरिम का फ़र्क हमें नहीं करते, और उसके बाद अगर वो बरी भी हो जाए उन इल्ज़ामात से, तो हमारा जो जहन बैठ चुका होता है उसके बारे में, वो यही बैठ चुका होता है कि ये आप पर ये इल्ज़ाम था, आपके ऊपर ये मुकदमा था, और यही चीज़ आपको खौफज़दा करती है किसी थाने में जाने से कि यार मैं चला गया, या मुझे अगर पकड़ लिया तो मुझे गलत इल्ज़ाम में भी तो पकड़ा जा सकता है ना, गलत इल्ज़ाम में मुझे पकड़ा तो मैं जो है उससे बरी भी हो सकता हूँ। लेकिन फिर मज़हर साहब, क्या इल्ज़ामात लगाना जमहूरियत का हुस्न है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो फ़रीक होते हैं, ख़ास तौर पे जब कैंपेन ट्रेल में जाते हैं, एक दूसरे पे कोई ऐसे कहते हैं ना, लगी लिपटी रखते ही नहीं है, जो कुछ मुँह में आता है कह देते हैं। लॉ हो तो किसी की ज़रूरत नहीं हो मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की, अगर गलत इल्ज़ाम है, क्योंकि मैं उसे अदालत में घसीट लूँगा, अदालत में ले जाऊँगा, अदालत 3 महीने में या 6 महीने में उस पर फैसला दे देगी। बाहर क्यों इतना मुश्किल होता है कि आप इल्ज़ाम लगाएं? हम अक्सर दिखाते हैं, फुटेज दिखाते हैं, अगर आप देखें तो जब हम लंदन में पिछले कई सालों से हम एक फुटेज दिखा रहे हैं डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस की, आप वो फुटेज देखें, जब हम वो दिखाते हैं उसके अंदर हम बहुत से फेसेस को ब्लर करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि अगर आप मुझे उनके साथ दिखा रहे हैं तो मेरा तो उस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप मेरा फेस क्यों दिखा रहे हैं उसके साथ? तो अगर आप मेरा फेस दिखाएंगे तो मैं आपको अदालत में ले जाऊंगा, और वहाँ इतने स्ट्रांग हैं कि वहाँ अखबारात बंद हो चुके हैं, इतनी हैवी फाइन्स लगती हैं आपके ऊपर। तो आपके यहाँ चूंकि हतक इज्जत के कवानीन उतने सख्त नहीं हैं, और जो बहुत ज़रूरी, आपका आधा मीडिया दुरुस्त हो जाए अगर स्ट्रांग डिफेमेशन लॉ हो, आप किसी के बारे में फुटेज चलाते हुए 10 मरतबा सोचें। लेकिन मज़हर साहब, इसको करेक्ट करने के लिए हम देखते हैं कि शो कॉज नोटिस दिए जाते हैं, लोग इस बात का, लेकिन आपकी वाली बात के यानी पीपल ट्रीटेड एज अ पीस ऑफ पेपर। पैमरा अगर आप ले लें, पैमरा में 60-70% केसेस में तो स्टे हो जाता है। सही ना, ये एक बड़ा आपके यहाँ आपके यहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं, कोई कोर्ट में चला जाता है, वो स्टे दे देते हैं, वो सामने एक हरा सा पर्दा आ जाता है, उसके पीछे वो पूरी इमारत खड़ी हो चुकी होती है और वो स्टे चल रहा होता है। सही। तो जब तक आपके यहाँ ऐसे कवानीन नहीं होंगे कि जिसके तहत इल्ज़ाम लगाना, महज इल्ज़ाम लगाना बग़ैर सबूत के, जो आप खौफज़दा होंगे, मैं एज ए मीडिया पर्सन किसी को अक्यूज़ करते हुए 10 मरतबा सोचूंगा यार मुझे अदालत में ना घसीट लिया जाए। अच्छा, इसमें बड़ी एक बारीक सी चीज़ ये आती है सेल्फ सेंसर की भी। अक्सर लोग कहते हैं कि जी रेगुलेशन से पहले ये जो आइडियल्स जिसको थ्रू रेगुलेशन आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक माशरे में ख़ुद भी यानी उसकी अक्कासी तो करते हों। क्या हमें लगता है कि डाउन एट द माइक्रो लेवल किसी पे इल्ज़ाम लगाना, किसी पे कोई कोई भी अगर उसके ऊपर उसको किसी तरह से किसी चीज़ पे अक्यूज़ करना, क्या हम उसको बुरा भी समझते हैं? लेट्स गेट डाउन टू द एक्चुअल साइकोलॉजी ऑफ पीपल। नीलम, आपको क्या लगता है कि हम बच्चों को ऑब्ज़र्व करें, अपनी सोसाइटीज़ को ऑब्ज़र्व करें, ऑफिसेज़ में जो ऑफिस पॉलिटिक्स है, घर की जो पॉलिटिक्स है, किसी पे इल्ज़ाम लगाना हमें कोई बड़ी बात ही नहीं लगती? कि सबसे पहले ये बात है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मज़हर साहब बात कर रहे थे वो कर रहे थे अकाउंटेबिलिटी की। ठीक है, अगर हम जवाबदेह होंगे अपने एक्शंस के लिए तो हम सोचेंगे, राइट, वो स्टेटमेंट देने से पहले। लेकिन उसके पहले ये चीज़ आती है कि मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझूं, मेरे पास क्या हक है कि मैं किसी और को ब्लेम कर रहा हूँ, और क्या मैं अपनी गलतियाँ भी उतनी बारीकी से देख रहा हूँ या नहीं, सेल्फ एनालिसिस की, राइट। अच्छा, देखिए, अगर हम नफ्सियात की बात करें तो इंसान के 2 दायरे होते हैं, ठीक है, एक होता है अंदरूनी, एक होता है बैरूनी। ठीक है, अंदरूनी दायरा जो होता है वो ये डिटरमिन करता है कि मेरे जो एक्शंस हैं वो दूसरों पे किस तरीके से नज़रअंदाज हो रहे हैं, मेरी क्या गलती है। और जो बैरूनी होता है वो कहता है कि इसकी वजह से क्या मैं मुतासर हो रहा हूँ, राइट, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हमारा जो फोकस होता है एज अ सोसाइटी और एज चिल्ड्रन, हम एक्सटर्नल पे फोकस कर रहे होते हैं। किनकी टेंडेंसी आपने देखी है, कोई ख़ास पर्सनालिटीज़ जो हम कहते हैं ना कि वैसे बज़ाहिर बड़े एम्पावर्ड हैं, मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों
लोगों को देखेंगे वो किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। बड़ी से बड़ी पोजीशन पे पहुंचकर अगर उनसे कोई ब्लंडर होता है या उनकी तय की हुई पॉलिसीज़ या प्लान्स जो हैं वो काम नहीं करते तो वो उसको मौरूदे इल्ज़ाम 25 चीज़ों को और ठहरा देंगे कि उसकी वजह से नहीं हुआ, फलानी चीज़ सही नहीं थी या कुदरत का कानून था, शायद ये काम होना ही नहीं था। तो आप क्या समझती हैं ऐसी पर्सनैलिटीज़ के ट्रेट्स क्या होते हैं? देखिए, ये बेसिकली ये चीज़ होती है कि वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा। अपने किसी भी एक्शन पे कि कोई सामने वाला उंगली उठाए, राइट, वो चीज़ वो टॉलरेट नहीं कर पाते। और अगेन जितनी प्रोमिनेंट पोजीशन पे आप होते हैं उतनी ज़्यादा आपकी नेगेटिव ड्रॉबैक्स जो अगर लोगों के सामने आ जाएंगे तो आपके इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का कंसर्न होता है, वो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रोक रहा होता है। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है सलमा कि इंटरनेशनली भी माना जाता है कि इर्तिका का अमल है जिसमें आप गलतियां भी करेंगे, अपनी गलती से लर्न करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक ऐसा माशरा जहाँ पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं, जहाँ हम ब्लेम शिफ्ट करते हैं, जहाँ हम किसी की गलती को उसकी आखिरी सांस तक उसको याद कराते रहते हैं, जब इंसान गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? ये तो एक नॉर्मल सी बात है सिद्रा। आप खुद जब काम कर रहे थे हमेशा मैं एक, अब जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हमारे हुकूमत क्या कर रही है या बड़े ओहदे पे लोग क्या कर रहे हैं। अगर घर की मिसाल ली जाए, अब घर के अंदर अपने बच्चे को सिखाते हैं ना, वो चलना शुरू करता है, वो गिरेगा तो उठकर खड़ा होगा। तो मैं बार बार एक सेकंड गिरते हैं शायद सवारी मैदान जंग में, गिरोगे तो सीखोगे, अगर सीखोगे नहीं तो फिर आगे बेहतर कैसे करोगे। मेरे घर में अगर या मेरी सोसाइटी के अंदर या मेरे इर्द गिर्द जो बच्चे ड्राइव कर रहे थे तो मैं हमेशा ये कहती हूँ जो बहुत ज्यादा गाड़ी नई सीखते हैं, बहुत तेज चलाते हैं, तो मैंने कहा आप उस पॉइंट पे आ रहे हैं जहाँ आपने सीखना है, क्योंकि एक एक्सीडेंट होगा तो आप सीखेंगे। तो मेरा ये सेंटेंस उनको एकदम यूँ होता है, आंटी आप ये क्या कहें, तो मैंने कहा बेटा दुआ ये करें कि वो बहुत भयानक चीज ना हो, इसलिए कह रहे हैं उसके लिए कम से कम एहतियात करें। आपको अपने फ्लॉज कब पता चलते हैं? जब आप गलती करते हैं। नहीं, जैसे एक 1.25 साल का बच्चा जब नया नया चलना सीख रहा है तो वो कई दफ़ा गिरता है, हम कभी उसको पलट के ये नहीं कहते ओ डमी तुम्हें अभी तक चलना नहीं आया, आप उसको इनकरेज कर रहे होते हैं। लेकिन गलती अगर इतना एक अहम सीखने का प्रोसेस है, मतलब साहब इंटरनेशनली देखें, बराक ओबामा व्हेन ही वाज लीविंग द ऑफिस आफ्टर 8 ईयर्स, तो बाकायदा ओपरा विनफ्रे ने उसको बिठा के पूछा और कहा कि कौन से एरियाज़ हैं पॉलिसी मेकिंग में, चीज़ों में जहाँ आप समझते हैं कि आपसे कोताही हुई या आप बेहतर प्लानिंग कर सकते थे, प्रोसेस कर सकते थे। तवातुर के साथ ये तीसरी जमहूरी हुकूमत है, हम किसी पाकिस्तान के सियासतदान से जिसने कोई इंपॉर्टेंट ऑफिस रखा हो, हमने कभी एडमिशन नहीं सुनी कि हाँ जी फलाना काम मैं करना चाहता था लेकिन शायद 5 साल में हमें वक्त नहीं मिला। वो अपने आप को अक्ले कुल भी समझते हैं और अपनी तमाम पॉलितरीन मानते हैं। देखिए, बाहर जो पॉलिटिक्स होती है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होती है, यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है पर्सनल इंटरेस्ट के लिए होती है। पब्लिक इंटरेस्ट के क्या माने होते हैं कि आपका वे ऑफ लाइफ अपने आम आदमी से कटा हुआ ना हो। यानी वो जब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा तो वो अपना बैग उठाएगा और अपने अपार्टमेंट में वापस चला जाएगा या घर में चला जाएगा। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उनको जब ये बताया गया कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इतनी जगह नहीं है कि आपकी पूरी फैमिली यहाँ अकोमोडेट, तो उन्होंने अपना एक वो 9 डाउनिंग स्ट्रीट में रह गए और 10 डाउनिंग स्ट्रीट में उन्होंने एक्सचेंज कर लिया। तो वहाँ और वहाँ जो है वो ट्रेन से सफ़र करना, क्योंकि वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बेहतर है। हमारे यहाँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे किसी भी गवर्नमेंट ने कभी तवज्जो नहीं दी हमारे यहाँ उसमें। तो हमारे यहाँ जो एक पब्लिक लाइफ है हमारे यहाँ, जिस दिन आप MNA बन गए, जिस दिन आप MPA बन गए, आप अपने आप को आम आदमी से काट लेते हैं, क्योंकि आप सबसे पहले क्या काम करते हैं, अपनी गाड़ी पे MNA और MPA की वो लगाते हैं, सनद लगवाते हैं, झंडे वाली गाड़ी बनाते हैं। फिर आप एक प्रिविलेज मोशन की जो वो होती है कि जी मेरा प्रिविलेज ब्रीच हुआ है। यहाँ हर दूसरे दिन आम आदमी का प्रिविलेज ब्रीच होता है। तो हमने वो जो पॉलिटिक्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट जो होती है, जो बुनियादी सियासत का अंसर है कि जमहूरियत का नाम है जमहूर के लिए आप काम करें, तो मैं जिस दिन जमहूरियत की बात करता हूँ अपने आप को जमहूर से काट लेता हूँ, जो कि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो हमारे यहाँ इसीलिए हम मरूसियत के, खैर और भी चीज़ें होती हैं, मरूसियत आपके इस पूरे रीजन में मिलेगी। लेकिन कोई एक तो लीडर हो जो ये कहे कि हाँ भाई मुझसे ये गलती हुई थी। नीलम, वुड दैट नॉट मेक देम मोर अपीलिंग? यानी हर इंसान समझता है कि जी वैसे भी अगर आप देखें सोशल मीडिया पे जो आजकल बहस हो रही होती है, जो आपका पसंदीदा सियासतदान है उसकी आपको हर अदा अच्छी लग रही है और बल्कि उसको जस्टिफाई करने के लिए आप किसी भी लेंथ तक जा रहे हैं। वजह ये ना कि हमें बुनियादी तौर पर बाय नेचर खुशामद पसंद है। मुझे बाय नेचर मैं तनकीद से
तनकीद से मैं इसलिए नहीं सीखता हूँ क्योंकि तनकीद में बर्दाश्त ही नहीं करता। हाँ, बिल्कुल। जिस दिन आपके अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा होगा और जब आपके यहाँ अदम बर्दाश्त होती है तो अदम बर्दाश्त वायलेंस को जन्म देती है, क्योंकि फिर आपका रिएक्शन मुख्तलिफ अंदाज का होता है। सही। क्योंकि मुझ में वो बर्दाश्त ही नहीं है तो मैं तनकीद बर्दाश्त नहीं करूंगा, तारीफ आप जितनी भी कर लें मैं खुश कर लें। अच्छा, और ये माशाल्लाह हमारे यहाँ सास बहू पे भी अप्लाई करता है, बॉस पे भी अप्लाई करता है, टीचर पे भी अप्लाई करता है। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में पहुँचें और आपका सेमेस्टर का ग्रेड क्योंकि अब टीचर्स के हवाले हो चुका है, तो आपके लिए भी सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, एक ही मैकेनिज्म है कि आप उनकी गुड बुक्स में रहें। ये गुड बुक्स में रहना पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हम सब में एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसको हम एडमिट करें ना करें, जिसको खुशामद और तारीफ़ बहुत पसंद है। ब्रेक पे मैं अपने पैनल को ये बताई थी कि एक बड़ा ही ज़बरदस्त किसी ने मशवरा भी ऑनलाइन ऑन एयर दिया लोगों को, ख़वातीन को, कि वो खुसूसन अपने घर में बड़ा अच्छा माहौल रख सकती हैं, हस्बैंड्स को खुश रख सकती हैं, और सिर्फ उनको करना ये है कि हस्बैंड की तारीफ़ ज़रा रेगुलर बेसिस पे किया करें। सलमा, आपकी क्या रिएक्शन हो उस पर? हम अभी बात कर रहे हैं फिंगर ब्लेमिंग, पॉइंटिंग, यानी हस्बैंड में अगर 100 बुराइयां भी हों तो घर में अच्छा माहौल रखने के लिए बस तारीफ करते हैं। मैं उनको इस तरह तारीफ करूंगी कि उसका अच्छा माहौल रखने के लिए ये है कि आपने तारीफ तो कर दी है, लेकिन फिर जो हस्बैंड ने काम गलत किए हैं या छोड़ दिए हैं, हाँ, उसको आप दुरुस्त करती रहेंगी, फिर सारी जिंदगी आपका यही एक्सरसाइज है, फिर आप ये रह जाएगा। अच्छा, अभी जिस टॉपिक पे हम बात करें, एक बड़ा ही हमारे पुराने जमाने में एक लफ्ज कहा जाता था कि आप जब फिंगर पॉइंट करते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। तो जब भी हमारे यहाँ मैंने खुसूसन जो टीचर को सुना, मैंने कहा जी वो जो आप यूं करके बात कर रहे हैं ना, वो जो 3 उंगलियां ना वो छुप गई हैं पीछे, हाँ, के, तो हम सॉरी, वो हमारी तरफ नहीं है। लेकिन आप तनकीद बराए तनकीद कीजिए तब जब आप में वो एबिलिटीज हैं कि आप वो चीज़ें करके दिखा सकते हैं। जब आपके ऊपर वही चीज़ आएगी, वही प्रेशर आएगा, तो आप उस टाइम क्या करेंगे? जब लास्ट टाइम अभी बिफोर इलेक्शन से एक बात हो रही थी कि जी हमारे यहाँ पानी नहीं आता, हम ये नहीं करते, हमारी रोडें नहीं बनी हुई, तो मैं कहा जहाँ तक पानी आने का सवाल है, अगर आपका नल ख़राब है तो आप एक काम कीजिए, वज़ीर आज़म को फ़ोन कीजिए, बोले आके ठीक कर दे। एटलीस्ट हम यहाँ तक तो करें। हम हर चीज़ का यही लफ्ज़, हमने एक सिरा ढूंढ लिया हुआ है कि कोई भी चीज़ गलत हो जाती है, जी फलां ने की है, हम बहुत निचले तबके से स्टार्ट करते हैं और ऊपर जाना शुरू करते हैं। दूसरा आप ये देखें कि हमारी खुददारी कहाँ गई है। हम अक्सर कोई अगर क्राइसिस हो जाए और लोग वहाँ पर अपनी मदद कर रहे हों तो हम खुद, मीडिया भी इसमें मेरे ख्याल में जिम्मेदार है, हम रिपोर्ट बनाते हैं, अपनी मदद आपके तहत लोगों ने अपने आप को सहारा दिया। भैया आपको किसने आके फरिश्तों ने मदद करनी थी? छोटी सी बात कहूँ, जब सफाई की बात हुई थी और स्कूल्स के अंदर ये चला था तो बड़ा ही एक हंसी का मकाम हो गया था। शुरू में खवातीन ने गॉगल्स लगाए हुए, दुपट्टा लपेटा हुआ और एक बड़ा सा ब्रूम पकड़ा हुआ है और वो रोड का साइड से कचरा ले, ये फेज 8 की बात कर रही हूँ जी। मुझे ये नहीं समझ में, मैंने फिर हंसते हुए एक ही पेपर फिर बना कर दिया जो कि मैंने बहुत सारे लोगों को दिया। मैं कहा आप ये नहीं देख रहे कि एक्चुअली जहाँ से आ रहा है गार्बेज, हम उसको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं और किस तरह फेंके, इस अंदाज में। स्टेप फर्दर आप ये बताइए, इस वक्त जो हमारे यहाँ कुछ नंबर्स आपके सामने रखती हूँ, अगर आप किसी भी पाकिस्तान के अच्छे सिनेमा में चले जाइए, आपको पर हेड टिकट मिलेगा तकरीबन 1000 रुपए का। अगर आप 3D मूवी देख रहे हैं और गॉगल्स भी लें तो उसके आप 300-250 रुपये और डाल दीजिए। फिर वहाँ पर अगर आपने कुछ खाना है तो ऑब्वियसली आपने 1000 रुपये में आप अपनी स्नैक्स लेते हैं। वो अंग्रेज़ी मूवी देखने के बाद ज़रा उस सिनेमा हॉल का नज़ारा अगर आप देखें कि हमने वही पॉपकॉर्न्स वहीं फेंके हुए हैं, जो हमने जो कोल्ड ड्रिंक पी थी वो भी वहीं पे ग्लास फेंका हुआ है, एंड ये आपका पढ़ा लिखा साहिब हैसियत तबका है जो वो 2000 रुपए की आउटिंग अफोर्ड कर सकता है। इसकी बड़ी मिसाल ये है, कराची में हम बहुत कहते हैं कचरा कौन फेंकता है? हाँ जी, पब्लिक। और हम कहाँ फेंकते हैं कचरा? हम और आप खिड़की से बाहर। और उसी आदमी से जो उस वक्त कचरा सड़क के बाहर डाल के जा रहा होता है, अगर आप जाके उससे सॉर्ट लें तो कहते हैं हुकूमत उठाती नहीं है, कचरा नहीं उठाती, वो करती। बुनियादी तौर पे मैं अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे डालने की आदत पड़ गई है हमें। सही। क्या किसी ने आपको हेलमेट मैं इसलिए पहन रहा हूँ कि मेरा चालान हो जाएगा जी, मैं इसलिए नहीं पहन रहा, मेरी जिंदगी बच रही है। मैं बेल्ट इसलिए गाड़ी में नहीं लगाता हूँ क्योंकि चालान हो जाएगा, इसलिए नहीं लगाता कि मेरी आप कोई भी फॉरेनर आए, आप उसके साथ अपनी गाड़ी में बैठाएं
तो फौरी तौर पे पहला काम ये करेगा कि वो अब मज़े साहब वी कम टू द पॉइंट जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि अगर इनको आपने जैसे खुद कहा कि हतक इज़्ज़त के कवानीन भी अगर मैं स्ट्रॉन्ग करती हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मैं किसी पे इल्ज़ाम लगाने या हतक इज़्ज़त करने से इसलिए इज्तनाब कर रही हूँ कि कल को मुझ पर नोटिस लग जाएगा या फ़ाइन होगा, लेकिन मैं अपने तय उसको बुरा नहीं समझ रही हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ एक मिजाज बन गया है ना। अच्छा, दो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं आपकी ग्रोथ के लिए, एक आपका घर और जहाँ आप पढ़ते हैं। टीचर का इन्फ्लुएंस इसलिए बहुत ज़्यादा होता है और मेरे नज़दीक पेरेंट्स से ज़्यादा होता है, क्योंकि पेरेंट्स फिर किसी तरीके से यार बच्चा है ये करते हैं। जो टीचर, अगर आपको अच्छा टीचर मिल जाए बिल्कुल, तो वो जो आपकी ग्रोथ होती है, और इसीलिए आपके वैल्यूज को इंस्टिल करना बहुत जरूरी है। हमारे वालिद कहा करते थे कि नर्सरी से लेके मैट्रिक तक अगर बच्चे की अच्छी तालीम हो गई तो बाकी तो फिर उसके अंदर ग्रोथ खुद ब खुद शऊर आ जाएगा। नीलम, आई वांटेड टू कम टू यू कि हम अक्सर अब इस इस्लाह के लिए अब वो एजुकेशन का या रोल मॉडलिंग का भी जो एक पुराना तरीका था वो नहीं रह गया। पहले बच्चा अपने वालिदैन को देखता है, फिर टीचर्स को देखता है, लेकिन अब वो जो स्क्रीन पे देखता है और उस पर अक्सर ये जिक्र किया जा रहा होता है कि भाई ये सियासतदान है, ये हमारे वही जमहूर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनकी अपनी ज़बान देखिए कितनी गैर पार्लिमानी है। बल्कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर कभी कभार आपको ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं कि आप कहते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग टू द कंट्री। सोसाइटी, माशरा, लोग इससे क्या सबक ले रहे हैं? अच्छा देखिए, स्क्रीन में जहाँ का रोल आता है ना, तो इसमें क्या होता है कि आपके सामने वो शख्स नहीं है, ठीक है, तो उसको क्रिटिसाइज़ करना, अपने आप को उससे डिस्टेंस करना बहुत आसान हो जाता है। हम जो ज़बान दूसरों के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, अगर वो हम अपने लिए यूज़ करें तो हम एक दफ़ा के लिए रुक जाएंगे कि नहीं, दिस इज़ टू हार्श, इतना क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, राइट। तो स्क्रीन की वजह से ये डिस्टेंस और ये जैसे कहते हैं सेंस हम लूज़ कर गए हैं कि व्हाट इज़ द राइट way to criticize somebody's actions and what is the wrong way that I'm criticizing his whole personality। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी, अभी मैं पार्लियामेंट का यहाँ पे जिक्र हो रहा था कि पिछले दिनों एक आप सबने सुना होगा एक आर्ग्यूमेंट चला जी, साहिबा स्लिप ऑफ टंग था, नहीं था, फिर ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस खड़ी हो गई कि जी ये तो आपने खातून पे यानी औरत ज़ात के ऊपर ये एक तरह से हमला है और आपने अच्छा नहीं। सलमा, आपका क्या रिएक्शन था टुवर्ड्स दैट? मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगी कि हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह बनाने की कोशिश करते हैं और शायद प्रोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं। मुझे तो यूँ लगता है जैसे हमने जहाँ अब मैं जो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है सारा कुछ, मुझे लगता है हर जगह अपने आप को हाईलाइट करने के लिए एक नया तरीका हमने सीख लिया, बिल्कुल सरापा एहतजाज बने। लेकिन उस एहतजाज का बैकग्राउंड क्या है, उसकी वजह क्या है, वो किसी को भी पता नहीं। लेकिन प्रिंट, जब प्रिंट मीडिया था तो उसमें एक कंट्रोल था, एडिटोरियल कंट्रोल। सही चीज फिल्टर होके जब फाइनली अखबार छपता था तो जिसने फाइनल ओके किया होता था वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था जी। आई एम द एडिटर, आई एम रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई चीज़ छपी है, चूंकि मेरी जिम्मेदारी है कि ये खबर जब फिल्टर होकर मेरे पास आई। टेलीविजन में क्या है, टेलीविजन में प्रॉब्लम ये है कि टेलीविजन ने बहुत से पॉलिटिशियंस को, बहुत से सेगमेंट्स को एक्सपोज कर दिया, अपने आप को भी एक्सपोज किया। जो लोग जिनकी अल्फाज हम एडिट कर दिया करते थे वो अब अनएडिटेड चले जाते हैं, अनफिल्टर्ड, अनएडिटेड आ रहे हैं। अच्छा, और ऐसे सारे पॉलिटिशियन मीडिया को अट्रैक्ट करते हैं जो खराब जबान इस्तेमाल करते हैं, सनसनी फैलाते हैं। ऐसे सारे पॉलिटिशियन मीडिया को अट्रैक्ट नहीं करते जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात कर रहे होते हैं, एक जिम्मेदारी से बात कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ एक खराब जबान इतनी तेजी से परवान चढ़ रही है कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हम क्या जुमला कह रहे हैं। तहम्मुल और शाइस्तगी से बात करना शायद हमारी वैल्यू नहीं रह गई। लेकिन मज़र साहब, बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक, ये जो सिन्फ़े नाजुक सरापा एहतजाज बनी हुई थी कि जी साहिबा कह के ख़वातीन की तज़लील की है, आपका इस पर क्या ओपिनियन? देखिए, जब इमरान खान साहब ने ये बात की तो उन्होंने तंज़िया अंदाज में ये बात की, जब उन्होंने करेक्ट किया तब भी तंज़िया अंदाज में किया। सही, यानी उन्होंने जब साहब कहा तो एक ब्रेक दिया उन्होंने। हाँ, pauses are very important as well। हाँ, तो वो जो हमारा, इसका मतलब ये कि आपने अपने आप को करेक्ट नहीं किया है। आप उस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन बिफोर वी हेड फॉर अ ब्रेक इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। मेरा इस पे जो ऑब्जर्वेशन थी, मैंने ये भी देखा कि अक्सर ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस जब अपनी तरफ से गैरत दिला रही होती हैं या उनकी तरफ बॉल होती है और वो किसी को उकसाने की या एक कॉर्नर करने की पोजीशन करती हैं, तो यही हमारी आंख ने वो नज़ारे भी देखे हैं जब पार्लियामेंट के फ्लोर पर ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस चूड़ियाँ लेके आई और दूसरी तरफ उछाल के कहा कि अगर वाकई अगर आप में वो मर्दानगी नहीं है तो आप ये चूड़ियाँ पहन लीजिए।
उस वक्त सिनफ़े नाजुक की तस्लील नहीं हो रही थी? इस पर ज़रा सोचिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक, लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द शो। आज हम बात कर रहे थे फिंगर पॉइंटिंग पे, ब्लेम गेम्स पे, कि किस तरह हम अपनी जिम्मेदारी और जो कुछ हमारे बस में है उसको भूलकर दूसरों की जो कोताहियां हैं या दूसरों की कमियों पे अपना फोकस रखते हैं। इससे जाहिर सी बात है हमारी अपनी परफॉर्मेंस तो इफेक्ट होती ही है, हम भी कुछ नहीं पा पाते। बल्कि मुझे एक बड़ी अच्छी मिसाल याद आ रही है, अगर आप कभी फ़ॉरेन में जाएँ और लॉबस्टर्स को एक बैरल में देखें तो आप देखेंगे कभी उसको ढका नहीं जाता, क्योंकि जब भी कोई एक लॉबस्टर उस बैरल से निकलने की कोशिश करता है दूसरा उसकी टांग खींच के उसको पीछे कर देता है। हमारे माशरे का भी अनफॉर्चुनेटली हाल बिल्कुल ऐसा ही है, ना हम खुद बाहर निकलना चाहते बल्कि अगर कोई मेहनत भी कर रहा हो तो हम उसको खींच कर पीछे कर देते हैं। मदर साहब, बिफोर वी क्लोज टुडेज शो, योर फाइनल कमेंट्स कि अगर हम पहले तो कहा जाता था ना कि अगर हम अपने सियासतदानों को देखें, देयर ऑफ कोर्स द लीडर्स ऑफ द नेशन, दे विल पुश अस फॉरवर्ड। आज एक नौजवान अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखे, बिकॉज जो हमें नज़र आ रहा है उसमें तो कोई इंस्पायरिंग चीज़ नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं जिस शोबे का इंतखाब करूं उसके लिए मेरे अंदर एक पैशन होना चाहिए। बिल्कुल। मैं सिर्फ नौकरी के लिए कहीं नहीं जाऊं या पैसों के लिए कहीं नहीं जाऊं। हमारी सोसाइटी में स्टेटस इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि अगर कोई बस में या रक्शे में आता है तो हम पहले ही उसको अच्छी निगाह से नहीं देखते। सही। ये हमारा एक माइंडसेट बन गया है। सही। इसलिए हमने एक क्लास स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया है। इसी शहर में ऐसे क्लब्स हैं कि जहां आपको कोट के बगैर आप नहीं जा सकते, आपको कोट पहनना ज़रूरी होता है। तो हमारा पूरा क्लास स्ट्रक्चर, इंटेलेक्ट लेवल बहुत लो है, और लो है तो हम उसी लिहाज से हम टेलीविज़न पे क्या बात करते हैं कि जी हम तो वही दिखाते हैं जो लोग चाहते हैं, यानी हम लोगों को बेहतर नहीं करने जा रहे हैं, हम उनके लेवल तक जाकर उनको सिर्फ आईना दिखा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि माशरे में कितनी बुराइयां हैं, और खुद देखे बगैर। एब्सोल्युटली। नीलम, आप क्या कहेंगी? अच्छा, देखिए, जो फिंगर पॉइंटिंग है, अगर हम उसको थोड़ा सा पीछे ले जाएं तो ये होता है कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, अगर हम किसी की गलती निकाल रहे हैं उसकी बेहतरी के लिए, ठीक है, तो दैट्स ऑल राइट। लेकिन आप देखें कि आप जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्या उसका कोई रिजल्ट है या नहीं। बट नीलम, इफ आई वाज टू थोड़ा सा इंटरप्ट अगर मैं आपको करूं, वो जो कहते हैं ना कि एम्प्टी टाइल सिंड्रोम, कि एक बहुत खूबसूरत दीवार बनी हुई है लेकिन एक कोने की एक टाइल जरा सी कोने से चिप है, तो मेरी नज़र से वहीं जा रही है। क्या हम दूसरे में जिस चीज़ पे हम तनकीद करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे भी अंदरूनी हालात की ही अक्कासी कर रही होती है? बिल्कुल कर रही होती है। अगर आप तनकीद कर रहे हैं बिना किसी वजह के, बिना किसी सोल्यूशन के बगैर, राइट, अगर आप तनकीद कर रहे हैं तो आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना चाहिए, राइट, देन दैट्स फेयर। और ऑल्सो जितनी तनकीद दूसरे की कर रहे हैं उतनी ही अपने लिए करेंगे तो और ही बेहतर। ऐसा लगता है कि दूसरों को जज करते हुए हमने कुछ डब्बे बनाए हुए हैं, कुछ फाइलें रखी हुई अपने सामने, और हमारे लिए जहन में उस पॉइंट पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि क्या मैं सलमा को पसंद करती हूँ या नहीं, उनको कौन सी फाइल में मुझे फाइल करना है, और उसी हवाले से मैं उनको पूरा जज कर रही हूँ। जी सलमा, आपने अभी ये जो बात की ना, नॉर्मली मैं यही बात कहती हूँ कि फलां आपको बहुत अच्छा लगा, वो इसलिए नहीं अच्छा लगा कि उसमें सारी खूबियाँ हैं, इसलिए कि आपका दिल उसकी तरफ से बहुत साफ है और आप इस टाइम बहुत पॉजिटिव हैं तो आपको अच्छाई दिख रही है। जब आप बहुत नेगेटिव होते हैं क्योंकि आप दूसरे के ऊपर जो चीज़ देख रहे थे वो आपका अक्स है। मुझे बड़ी हंसी आती जब कहीं किसी जगह लड़ाई होती है तो मैं कहती हूँ ओके आप आईना देख रहे हैं, आप आईना में नॉन स्टॉप ये बात होती है, आप आईना देख रहे हैं। कई दफा कहा जाता है ना, अगर आपका पूरी गुफ्तगू को जो आपने उसके एंड में नतीजा अखज़ किया वो नेगेटिव है, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा, नीलम एंड मज़र साहब फॉर बीइंग हियर विद अस। एक ऐसा सब्जेक्ट जिस पे हम बैठ के घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन आज दरिया को कूजे में बंद करना था। और जाते जाते आपको बताते चलें कि शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब की आज बरसी भी है, तो उनके हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे आज पाकिस्तान में। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट, और इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।